Welcome to Knowledge and Curriculum, Chapter 2 Child Centered Education. Child Centered Education क्या होता है? चलिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। पहले देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है। इसका डेफिनेशन है Designed to develop the individual and social qualities of a student rather than provide generalized information or training by the way of prescribed subject matter. हम अक्सर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? इस तरीके से कि एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है और वो हम फॉलो करते हैं और सारे बच्चे जो क्लास में होते हैं वो एक ही सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड इस एजुकेशन के सिस्टम में ये होता है कि क्लास में हर एक जो बच्चा होता है, हर एक जो स्टूडेंट होता है, उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से आप उन्हें पढ़ाते हैं। Designed to develop the individual and social qualities of a student. ये जो स्टूडेंट है इंडिविजुअली वो कैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसकी सोशल क्वालिटीज़ क्या है, यानी उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो अकेला रहना पसंद करता है, क्या वो ग्रुप में रहना पसंद करता है। बच्चों को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे हर एक बच्चा मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होता। कई बच्चे होते हैं जिन्हें आर्ट्स में या लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो हमें ये सारी चीज़ों को समझना है। बच्चों के हिसाब से उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो पसंद है, उस हिसाब से हमें उन्हें पढ़ाना है। इस चैप्टर में 14 टॉपिक्स हैं। हम इस वीडियो में एक्टिविटी इन एजुकेशन इस टॉपिक से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर हम क्या हासिल करना चाहते हैं? To enable students to understand the meaning, need and significance of activity-based education. कि स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन इसका मतलब क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, ये हमें समझाना है। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन के अलावा और दो चीज़ें, डिस्कवरी इन एजुकेशन एंड डायलॉग इन एजुकेशन। Today, the world is increasingly acknowledging and accepting the truth that children are persons with rights. आज के इस दौर में इस बात को समझा जा रहा है, अपनाया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनके भी राइट्स होते हैं, उनके भी हक होते हैं। क्योंकि अक्सर हम बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं कि ये तो बच्चे हैं, इन्हें ये करना है, उन्हें वो करना है जो हम कहेंगे। कि उनके राइट्स क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन अब दुनिया ऐसा नहीं सोचती। अब दुनिया इस बात को समझने की कोशिश करती है कि बच्चों को हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए कि उनके भी अपने राइट्स हैं, उनकी भी अपनी सोच है। In such a landscape, child-centered education is gaining greater attention. तो जब इस तरीके की सोच दुनिया में बढ़ती जा रही है, तो child-centered education system जो है उसका भी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। The basic premise that forms the core of child-centered education is that all children have a right to an education that helps them grow and develop to their fullest. Basic premise child-centered education का क्या है कि उसकी जो बेसिक थीम है उसका क्या मतलब है कि जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे को पढ़ने लिखने का हक है और उसे उसकी जो सलाहियत है उसके हिसाब से बढ़ने का और ग्रो होने का पूरा हक है। We accept that every child is a unique individual who must be respected for his or her capacity, gender, temperament and learning style. We accept that every child is unique individual कि हर एक बच्चा जो होता है उसकी एक अपनी खास पहचान होती है।
बच्चों में कंपैरिजन नहीं करने चाहिए। हर एक बच्चा जो है उसमें एक कुछ ना कुछ खास उसकी खूबी होती है जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट फॉर हिज और हर कैपेसिटी, कि उसकी अपनी कैपेसिटी क्या है। जैसे हमने पहले भी इस चीज पर बात की थी कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग चीज में डिफरेंट होती है। जैसे किसी बच्चे को अगर मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो किसी बच्चे को आर्ट्स में ज्यादा हो सकता है। तो ये इनकी एक कैपेसिटी है कि वो अलग अलग हो सकती है और हमें इस चीज की इज्जत करनी चाहिए। जेंडर, कि अगर लड़का है या लड़की है तो उनकी सोच अलग हो सकती है। टेम्परमेंट, कि उनका बिहेवियर कैसा है। कोई बच्चा होता है जो ज़्यादा खामोश रहना पसंद करता है, कोई बच्चे ज़्यादा बातूनी होते हैं, कोई कोई बच्चे ज़्यादा शाय होते हैं या किसी में गुस्सा होता है। एंड लर्निंग स्टाइल, हर एक बच्चे का जो लर्निंग का स्टाइल होता है वो अलग होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। It is acknowledged that the child is an active participant in the learning process. कि ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो पढ़ने पढ़ाने का प्रोसेस होता है, इसमें सिर्फ टीचर का ही काम नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों को भी उतनी ही तवज्जो दी जाती है कि बच्चे का इसमें क्या रोल है, वो कितना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका इसमें क्या योगदान है। The curriculum should cater to the child's interest and needs and help the child to excel to the best of his or her potential. ये जो करिकुलम होता है वो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड नीड्स, कि बच्चों की जो इंटरेस्ट होती है, उन्हें किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या करना है उन्हें, उनकी क्या ज़रूरत है, एंड देयर नीड्स, वो किस चीज़ में बेहतर कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। उस हिसाब से हमें करिकुलम बनाना है। Academic needs of the child are important, but focusing merely on the academic needs may lead to lopsided development, and this can be harmful to both the child and the nation. Academic needs क्या होती हैं? Academic needs यानी कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट में है, सेकंड में है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों से हमें एक खास उम्मीद होती है कि अब इन्हें अल्फाबेट्स आने चाहिए, नंबर सिस्टम आना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, हमें फॉलो करनी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी पर ध्यान देंगे और बच्चों की जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं, उनका जो नेचर है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये एक तरफ़ा डेवलपमेंट होगा बच्चों का। लॉप साइडेड का मतलब होता है एक तरफ़ा, कि एक तरफ झुकाव हो जाना किसी चीज़ का। तो ये चीज़ जो है, ये बच्चों के लिए और नेशन के लिए ये एक हार्मफुल चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये हम बच्चों के दिमाग में चीज़ें भरते जाते हैं जब वो छोटे होते हैं, और इसी सोच से वो बड़े होते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। वो खुद नहीं सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा या बुरा क्या है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। Modern child-centered education can be traced to the times of Rousseau, whose works Emily and Sophie are well known in the arena of child-centered education. तो इस तरीके की जो पढ़ाई का जो सिलसिला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये पुराने ज़माने में इस पर काफ़ी लोगों ने काम किया था, जैसे कि रॉसो। तो इनके जो काम है, यानी इन्होंने किताबें लिखी थी, एमिली, सोफी ये नाम की, और इन किताबों पर उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस किया था। इसी तरह फ्रोबेल, मारिया मोंटेसोरी, रविंद्रनाथ टैगोर, Mahatma Gandhi and Rudolf Steiner have made much contribution to child-centered education. ये जो बाकी की बड़ी हस्तियां हैं, इन्होंने भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में किसी न किसी तरीके से इस पर ध्यान देने की कोशिश की थी। Perhaps the common thread running through the efforts of all these individuals is the focus on activity centeredness. ये जितनी भी लोग थे, इनका जो इनकी कोशिश थी कि एक्टिविटी के थ्रू, हरकतों के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए। जैसे आप हमें बचपन में बताया जाता था कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनकी एक अपनी
इंस्टीट्यूट थी और उसका नाम क्या था, शांति निकेतन, जिसमें बच्चों को बाहर पढ़ाया जाता था, आंगन में बिठाकर पढ़ाया जाता था, ताकि एक एक पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो ना किया जाए, बच्चों को आज़ादी दी जाए और इस माहौल में उन्हें पढ़ाया जाए। Activity is an integral aspect of a child-centered education. Child-centered education में activity ये एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इंटीग्रल एस्पेक्ट यानी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, कि उसके बगैर ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। तो अब हमें ये एक्टिविटी क्या है इस पर ध्यान देना है। एक्टिविटी इन एजुकेशन। Man by his very human nature is an active entity. इंसान जो है उसकी फितरत होती है कि वो हमेशा एक्टिव रहता है। एक्टिव एंटिटी यानी एंटिटी का मतलब होता है शख्सियत, हस्ती। एक्टिव यानी हमेशा वो कुछ ना कुछ हरकत करता है, तो ये इंसान की फितरत होती है, हरकत करना। From his very appearance of him on this planet, man has endeavored to make his life more systematic and more efficient through his activity. तो जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से उसकी कोशिश रही है, एंडीवर्ड यानी कोशिश करना, कोशिश रही है कि वो एक सिस्टमैटिक जिंदगी गुजारे, एक तरतीबवार जिंदगी गुजारे, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिससे वो जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकता है। एंड मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट यानी बेहतर तरीके से और असरदार जिंदगी गुजार सकता है, और उसकी कोशिश रहती है कि वो पहले से बेटर करता रहे। और वो ये कैसे करता है? एक्टिविटी के थ्रू, नए नए हरकत करने से, नई नई चीजें करने से वो अपनी जिंदगी को बेटर बना सकता है। दिस एक्टिविटी कुड बी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल इन नेचर। तो ये एक्टिविटीज किस टाइप की हो सकती हैं? फिजिकल हो सकती है। फिजिकल यानी जो हम हमारे बॉडी को इस्तेमाल करके जो एक्टिविटीज करते हैं उसे हम फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं, काम करना, खेलना वगैरह। इंटेलेक्चुअल यानी हमारे जहन को इस्तेमाल करके जो हम एक्टिविटीज करते हैं। और सोशल इन नेचर, सोशल यानी जो हम ग्रुप में किस तरीके का हमारा बिहेवियर होता है लोगों के साथ, आपस में। An activity can be at an individual level or it can be done in a group level. तो जो एक्टिविटी होती है वो अकेले की जा सकती है, इंडिविजुअल लेवल पर की जा सकती है, या ग्रुप में की जा सकती है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर की जा सकती है। इन टूडेज वर्ल्ड एक्टिविटी कैन बी फेस टू फेस और वर्चुअल। तो आज की दुनिया में किसी चीज को करने के लिए आपको आप फेस टू फेस भी कर सकते हैं, यानी इंसान आपके सामने है और आपको एक्टिविटी कर सकते हैं, या आप वर्चुअल भी कर सकते हैं। वर्चुअल क्या होता है? जो हम अब कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए, कि इंटरनेट के जरिए, फेस टाइम वगैरह, जूम वगैरह वर्चुअल एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल लर्निंग। तो जब कोई चीज सीखते हैं और उस चीज को एक्शन में करते हैं, उसको होता हुआ देखते हैं, खुद अपने हाथों से कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो चीज हमें समझ आए, तो हमें उस लेसन से ज्यादा हमें उससे फायदा होता है। उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो मतलब होता है, वो हमें आसानी से समझ में आता है। One can cite several examples of activities that lead to learning and are a part of one's educational journey. One can cite several examples. ऐसे बहुत सारे examples हो सकते हैं, मिसाल हो सकती है activities की, जो learning that lead to learning, जो learning यानी जो तालीम की तरफ हमें ले जा सकती है, और जो तालीम की जो जर्नी है, जो सफ़र है, उसे आसान बना सकती है और उस रास्ते पर लेकर जा सकती है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे अ विजिट टू अ जू। जू अगर टीचर क्लास में बच्चों को एनिमल्स के बारे में सिखा रही हैं, और तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सारे एनिमल्स को अपनी आंखों से देखा हो,
वो किताबों में उन जानवरों को देखते हैं। लेकिन अगर स्कूल एक ट्रिप का इंतज़ाम करती है, बच्चों को ज़ू लेकर जाती है और वहाँ बच्चों को जानवर दिखाती है, अपनी आँखों से वो देखते हैं, तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो ये एक एक्टिविटी है, ज़ू जाना एक एक्टिविटी है। इसी तरह गार्डनिंग के बाग में बच्चे देखते हैं कि फूल-पौधे कैसे उगाए जाते हैं, उनका कैसे ख़्याल रखा जाता है। खुद जब अपने हाथों से करते हैं तो वो ज़्यादा सीखेंगे। रीडिंग रीडिंग यानी रीड कर तो हम अकेले भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप फॉर्म किया जाए और अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ें पढ़ते हैं, तो जो हमारी सुनने की जो काबिलियत होती है, उसका टेस्ट होता है कि हम क्या दूसरों को समझ सकते हैं, क्या और जो हर एक इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। पार्टिसिपेटिंग इन अ प्ले या फिर किसी प्ले में हिस्सा लें, किसी नाटक में अगर हिस्सा लें, तो उस प्ले के ज़रिए भी हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और अ वर्कशॉप are all examples of activities that foster learning. Pragmatist philosophy supports activity as a means to learn. Pragmatist philosophy, pragmatism का मतलब होता है प्रैक्टिकल तरीका अपनाना। प्रैक्टिकल यानी जो चीज़ मुमकिन है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, जो हम जिंदगी में एक्चुअली कर सकते हैं। तो इस तरीके की सोच रखने वालों को कहते हैं प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर्स। तो उनकी फिलॉसफी जो है एक्टिविटी लर्निंग जो है उसे सपोर्ट करती है। In activity-based education, different competencies are broken into units which are converted to activities. Different competencies का मतलब क्या होता है कि अलग-अलग टाइप ऑफ खूबियाँ। तो ऐसी जो खूबियाँ होती है, अलग-अलग टाइप की खूबियाँ होती हैं, सलाहियत होती है, उन्हें और छोटे यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है और उनसे एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाती हैं। जैसे अगर आर्ट एक्टिविटी है, क्राफ्ट की एक्टिविटी है, तो उसे अलग-अलग हिस्सों में बाँटा जाएगा। जैसे ड्राइंग में, पेंटिंग में, कढ़ाई-बुनाई में, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ में ब्रेक किया जा सकता है। The well-known adage, I hear, forget, I see, remember, I do understand, hold true for activity-based education. तो ऐसे कहा जाता है कि I hear, forget, अगर मैं सुनूं तो मैं उसे भूल जाऊंगा। I see, I remember, अगर मैं देखूं तो मुझे वो चीज़ याद रहेगी। I do, I understand, अगर मैं वो चीज़ करूं तो मुझे वो चीज़ समझ आएगी। तो ये चीज़ जो है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन के लिए सही साबित होती है कि देखो अगर क्लास में अगर कोई बच्चा है, उसे टीचर कुछ लेसन सिखा रही है, तो बच्चा सुन रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को वो चीज़ याद रहे, हो सकता है बच्चा भूल भी जाए। लेकिन अगर वही चीज़ बच्चा एक वीडियो के फॉर्म में देखता है, तो उसे तस्वीरों के ज़रिए वो चीज़ अपने दिमाग में याद रहने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड आई डू आई अंडरस्टैंड, लेकिन वही चीज़ अगर बच्चा खुद अपने हाथों से करता है, तो वो उस चीज़ को समझ भी पाता है। Activity in education has been emphasized by different educationists. एजुकेशन के अंदर एक्टिविटी का इस्तेमाल करना, इस चीज़ पर जो हमारे पुराने एजुकेशनिस्ट थे, जो तालीम देने के लिए ज़्यादा जो फेमस लोग थे, वो भी इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते थे। जैसे गांधी जी क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम यूजेस क्राफ्ट एज द पिवोट फॉर ऑल एजुकेशन। तो गांधी जी का एक तरीका था क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो वो क्राफ्ट के ज़रिए यानी जो हम क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसे दस्तकारी कहते हैं, शिल्पकारी कहते हैं, तो वो उस तरीके को अपना के एजुकेशन देते थे लोगों को। The Montessori system also encourages the child to explore in an environment that has learning materials. Montessori system यानी जो आजकल आप नर्सरीज देखते हैं, ये सारी नर्सरीज जो होती हैं, ये मॉन्टेसोरी सिस्टम को अपनाती हैं। तो मॉन्टेसोरी में या नर्सरी में सिर्फ बच्चे को
टीचर क्लास में आकर सिर्फ ABCD 1 2 3 नहीं सिखाती, वो ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसे बच्चे के आसपास ऐसा माहौल होता है जिसे देखकर वो एक्टिविटीज करके वो सीखता है। जैसे ऐसे खिलौने रखे जाते हैं या ऐसी तस्वीरें होती हैं क्लास में जिससे वो देखकर सीखने का उसका मन करता है। Play is a form of activity that all children willingly indulge in. प्ले यानी खेलना, तो खेल कूद करने से जो है बच्चे उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आता है किसी चीज को सीखने में। The Froebel approach in kindergarten uses play to help students learn. तो Froebel approach क्या है? ये किंडरगार्टन में इस्तेमाल होता है। किंडरगार्टन यानी KG1, KG2, अपर KG, लोअर KG जिसे हम कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि प्ले यानी जो बच्चे खेलते हैं उस खेल को किस तरीके से बच्चों को सिखाने में इस्तेमाल किया जाए। Kilpatrick's project method and also an activity-based approach to education. Kilpatrick project method भी ऐसा एक activity-based approach है। J. Krishnamurthy's approach to education followed at the Rishi Valley School is entirely based on activity. तो ऋषि वैली स्कूल जो है उसमें J. कृष्णमूर्ति का तरीका अपनाया जाता है जो पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड है। Chapter 2 of the National Curriculum Framework 2005 recognizes knowledge as the outcome of the child's own activity. Chapter 2 of the National Curriculum Framework 2005 ये recognize करता है, यानी ये इस बात की कंफर्मेशन करता है, ये बताता है कि जो बच्चा खुद जो एक्टिविटी करता है उससे वो नॉलेज गेन करता है, उससे वो तालीम हासिल करता है। Active engagement involves inquiry, exploration, questioning, debates, application and reflection, leading to theory building and the creation of ideas and positions. Active engagement involves, तो active engagement क्या होता है? उसमें होती है इंक्वायरी यानी पूछताछ करने की जो नेचर होता है बच्चों का। एक्सप्लोरेशन, खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करना। क्वेश्चनिंग, सवाल जवाब करना कि उसके बारे में अगर बच्चों के मन में कुछ डाउट है तो उसके बारे में पूछताछ करना। डिबेट्स, एक दूसरे से या टीचर के साथ उसके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि इसी तरीके से बच्चे सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जो बताया जा रहा है वही सही हो, बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये सही है, क्या वो सही है। एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन यानी जो चीज़ वो सीख रहे हैं उसे अप्लाई करना। जैसे हम एक्सपेरिमेंट के बारे में जब पढ़ते हैं तो जब उस एक्सपेरिमेंट को खुद अपने हाथों से करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, तब हम उसे समझते हैं, तब हम उसके फायदे को जानते हैं। एंड रिफ्लेक्शन, कि वो जब हम एक्टिविटी करते हैं तो उसके बारे में सोचना कि ये जो हमने एक्टिविटी की उससे हमें क्या हासिल हुआ, उससे रिफ्लेक्शन कहेंगे। लीडिंग टू थियोरी बिल्डिंग एंड क्रिएशन ऑफ आइडियाज एंड पोजिशंस, तो इससे क्या होता है कि थ्योरी बिल्डिंग, बच्चे खुद अपने दिमाग में एक थ्योरी को, एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे उनके दिमाग में खुद एक लेसन बन रहा होता है, एक चैप्टर बन रहा होता है और उनके दिमाग में आइडियाज आती हैं और चीज़ों को जानने और पहचानने, इन्वेंशंस करने की उनके दिमाग में और सारी आइडियाज आते हैं। Therefore, the NCF 2005 advocates that schools must provide opportunities to question, inquire, debate, reflect, and arrive at concepts or create new ideas. तो इसलिए NCF 2005 schools को ये हिदायत देते हैं कि ये तरीका अपनाने के लिए कि बच्चे इंक्वायरी करें, क्वेश्चन करें, डिबेट करें, रिफ्लेक्ट करें, ताकि वो नई नई चीज़ें सीख पाएँ, नए नए आइडियाज़ को क्रिएट कर पाएँ।
एक्टिविटी इन एजुकेशन कुड बी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के जरिए एक्टिविटी एजुकेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, a student takes up a gardening project and learns science while dealing with plants, soil and water. अगर हमें बच्चे को पेड़ पौधों के बारे में सिखाना है कि वो कैसे उन्हें ग्रो किया जाता है, उन्हें कैसे उनका ख्याल किया जाता है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बेहतर तरीका इससे क्या हो सकता है कि आप बच्चे को प्रोजेक्ट दें कि वो खुद एक छोटा सा पौधा उगाए। She or he practices mathematics by measuring the area of the garden plots. और उसी गार्डन के प्रोजेक्ट में वो मैथमेटिक्स भी सीख रहा है साइंस के साथ साथ। और वो कैसे सीख रहा है कि आप उसे जो गार्डन का जो प्लॉट है उससे मेजर करने के लिए कहिए, नापने के लिए कहिए, तो इस तरीके से वो मैथमेटिक्स भी सीख रहा है। एक्टिविटी कुड बी अ सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी भी हो सकती है। सोशल एक्टिविटी यानी कि किसी और से जाकर मिलना जुलना, बातें करना, जैसे कि अ विजिट टू अ मार्केट कैन टीच द चाइल्ड इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें फिजिकली खुद नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मार्केट जाते हैं तो बच्चे जो है दुकानदार से बातचीत करते हैं, तो उससे बच्चे को इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की जानकारी मिल सकती है। एक्टिविटीज कुड बी इंडिविजुअल और डन इन ग्रुप। तो ये अकेले भी की जा सकती है एक्टिविटी, या ग्रुप में की जा सकती है, एक से ज़्यादा बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बोथ हैव देयर ओन बेनिफिट्स। तो या अकेले करो या ग्रुप के साथ करो, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। और फिजिकल एक्टिविटी करो या सोशल एक्टिविटी करो, अपने अपने उनके भी फ़ायदे हैं। एक्टिविटी इन एजुकेशन कुड बी फेस टू फेस सच एज पार्टिसिपेशन इन एन एग्जीबिशन। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि एक्टिविटी फेस टू फेस भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। तो अगर हम एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हैं तो वहाँ पर हम फेस टू फेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जहाँ पर जैसे बच्चे साइंस का एग्जीबिशन करते हैं तो वहाँ अपने जो साइंस का एक्सपेरिमेंट है इसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, उनसे बातचीत होती है। या इट कुड बी वर्चुअल एक्टिविटी एज पार्टिसिपेशन इन एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। या ऑनलाइन जो फोरम्स होते हैं उस पे बच्चे चैट के ज़रिए या जो टॉकिंग का जो भी पोर्टल होता है उसके ज़रिए बच्चे डिबेट कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। The main focus is that the learner is involved and accountable for his or her own learning by interacting with the learning situation. तो मेन फोकस क्या है यहाँ पे कि जो लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस बच्चे की है। वो खुद इस चीज़ को अपने नज़रिए से सीख रहा है, खुद मेहनत कर रहा है इसे समझने की, तो इस पर फोकस है। Activity in education promotes interdisciplinary approach, as one activity can encompass knowledge from different subjects. Activity in education promotes interdisciplinary approach. Interdisciplinary मतलब कि एक से ज़्यादा ब्रांच उसमें पाई जाती है। इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज यानी एक से ज़्यादा उसमें सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ एक चीज़ नहीं सीख रहे हैं, आप उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि गार्डनिंग की एक्टिविटी से बच्चा ना सिर्फ साइंस सीख रहा है लेकिन मैथमेटिक्स भी सीख सकता है। नीड फॉर एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत क्या है? Activity based education caters to the child's interest and needs. कि बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसे कौन सी चीज़ में दिलचस्पी है, उसकी क्या ज़रूरत है, उस चीज़ का ख्याल एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन करता है। We need activity based education so that the learner finds a match between what is being learned and what she or he needs or is interested in. हमें एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है? ताकि जो लर्नर है, जो सीख रहा है, वो दो चीज़ों को रिलेट कर सके कि मैं जो सीख रहा हूँ क्या वो मेरी ज़रूरत है, क्या उसमें मेरी दिलचस्पी है। उसे इस बात को समझने में हम उसकी मदद करते हैं एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन के साथ।
One problem faced by our schools is that of dropouts. तो आजकल या स्कूल्स में ये अक्सर देखा जाता है, खासकर जो गांव वगैरह के स्कूल्स होते हैं, कि जो बच्चे हैं वो स्कूल बीच में छोड़ देते हैं. ड्रॉप आउट यानी वो छोड़ देते हैं बीच में. Activity based learning will help learners to find meaning in education and could thus be a way to retain learners. लेकिन अगर ये बच्चे इन्हें ये नज़र आए कि जो हम सीख रहे हैं वो ज़िंदगी में किस तरीके से हमारे काम आती है, वो चीज़ें जो हम सीख रहे हैं, अगर वो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं तो उनकी जो दिलचस्पी है पढ़ाई लिखाई में वो बढ़ जाएगी. थियोरी मस्ट बी कनेक्टेड टू प्रैक्टिस. थियोरी यानी जो हम किताब में से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लेसन्स जो हम पढ़ाते हैं, उसे प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है कि जो वो सुन रहे हैं जब तक वो उसे प्रैक्टिकली रियलिटी में नहीं देखते हैं वो उन दो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था कि अगर बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझाना है, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझाना है, तो अगर आप उन्हें एक्टिविटी देते हैं कि वो खुद जाकर गार्डनिंग करें, पौधे उगाएं, तो वो ज़्यादा सीखेंगे. Learners involved in activity-based education see the theory-practice connect, and this makes learning meaningful and worthwhile. और जब वो इस तरीके का कनेक्शन देखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है और उसे प्रैक्टिस में जब वो लाते हैं, जब वो कनेक्शन देखते हैं, तब उन्हें पढ़ाई मीनिंगफुल लगती है. यानी उन्हें लगता है कि हाँ, इसका कुछ अच्छा मतलब है, कुछ खास मतलब है, इसका कुछ हमें फ़ायदा होगा. Learning levels of students can be improved through activity in education. The Annual Status of Education Report ASER 2014 had some startling revelations. तो हर साल एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि हमारे कंट्री में एजुकेशन का क्या स्टेटस है. अब हम इस चीज़ को अक्सर इग्नोर करते हैं कि जो हमारा कंट्री है, ज़्यादातर जो है एक्चुअली लोग गांव में रहते हैं और ज़्यादातर लोगों के पास अच्छी पढ़ाई की फैसिलिटी भी नहीं होती है. तो देखते हैं कि उन्होंने क्या ढूंढा. फॉर एग्जाम्पल 25% ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स कुड नॉट रीड अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट. तो उन्होंने पाया कि स्टार्टलिंग रेवोल्यूशंस यानी एकदम चौंका देने वाले चीज़ें उनके सामने आई. फॉर एग्जाम्पल 25% ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स कुड नॉट रीड अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट. तो क्लास 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो दूसरी क्लास के बच्चों की जो किताब होती है वो तक सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे. The percentage of children in class 2 who still cannot recognize numbers up to 9 has increased from 11.3% in 2009 to 19.5% in 2014. और जो बच्चे हैं, दूसरी जमात के जो बच्चे हैं, वो अब तक गिनती नहीं कर पा रहे हैं. 1 से 9 की गिनती उन्हें ठीक से नहीं आ रही है और ऐसे केसेस बजाय घटने के और बढ़ते जा रहे हैं. Such kind of issues could perhaps be addressed through the use of activity in education. और इस चीज़ को कैसे हम कम कर सकते हैं कि जो अगर हम एक्टिविटी थ्रू एजुकेशन करेंगे तो शायद हम ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा पाएंगे. याद रखिए कि ये क्यों ज़रूरी है कि ये अक्सर जो गांव वगैरह में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही मजबूर सिचुएशन होती है उनकी. जो उनके माँ बाप होते हैं वो उन्हें पढ़ा नहीं सकते हैं जब वो घर जाते हैं, तो उन्हें उनके स्कूल के अलावा और कोई नहीं है जो उन्हें पढ़ाने वाला है. इसलिए टीचर को खास ध्यान देना चाहिए इस बात का कि वो सिर्फ उन्हें ओरली नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन उन्हें मदद कर रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए. Dignity of labor is instilled due to activity in education. तो बच्चों में काम-काज की जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम दुनिया में करते हैं उस चीज़ की तरफ उनकी जो तवज्जो है वो बढ़ जाती है. उस चीज़ का वो रिस्पेक्ट करने लगते हैं, वो इज्जत की नज़र से उस चीज़ को देखने लगते हैं. उन्हें एहसास होता है कि ये चीज़ की अहमियत क्या है. The learner gets an opportunity to enhance his or her creativity from it.
Such creativity is the basis for all inventions. Creativity यानी जो हम खुद से नई चीज़ें बनाने का सोचते हैं, नई चीज़ों का प्लान कर सकते हैं, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो जब बच्चे खुद अपने हाथों से कुछ चीज़ें करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तब उनके दिमाग में और आइडियाज़ वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। और इन्वेंशन का मतलब होता है नई नई चीज़ें ईजाद करना। तो जब उनका दिमाग इस तरीके से चलने लगता है तो वो नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन बिकम्स अ मीनिंगफुल जर्नी ऑफ जॉय थ्रू द यूज़ ऑफ एक्टिविटी। तो एजुकेशन एक बोरिंग चीज़ नहीं रह जाती है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ओह पढ़ाई लिखाई उन्हें कितना बोरिंग फील होता है, लेकिन अगर हम एक्टिविटी के थ्रू उन्हें पढ़ाएंगे तो वो इस चीज़ को वो एक मज़े की तरह देखने लगते हैं, ना कि एक बोझ की तरह। Activity in education promotes a positive learning environment where the learner interacts with the learning situation. The learner is involved and hence intrinsically motivated to learn. एक एक्टिविटी में जब एजुकेशन में एक्टिविटी के थ्रू एजुकेशन होता है तो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। तो जो बच्चे हैं वो उसे नेगेटिव तरीके से नहीं देखते हैं, वो एक उसे खुशगवार तरीके से देखते हैं। जो उनका आसपास का माहौल है वो उन्हें अच्छा लगने लगता है। जैसे अक्सर देखा जाता है तो बच्चे क्लास में बैठते हैं तो वो पहले से ही बहुत कुछ बच्चे होते हैं जैसे उन्हें बहुत घबराहट होती है कि अब मैथ्स के टीचर आएंगे, अब मुझे जवाब नहीं आएगा, वो पहले से ही डर जाते हैं। तो इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है वो खुद इंटरैक्ट कर रहा है, उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो वो ऐसा जब एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो पूरी तरह से मिला हुआ होता है, जैसे द लर्नर इज इन्वॉल्व एंड हेंस इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न, तो उसके अंदर से एक जज्बा आता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे शौक है इस चीज़ को सीखने का। अगर उसे उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, उसे हम आज़ाद छोड़ेंगे कि कम ऑन ये करते हैं वो करते हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो एक इस तरीके के माहौल में और अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी इन एजुकेशन क्या है। सिग्निफिकेंस मीन्स उसकी अहमियत क्या है। Activity in education is significant because it creates a theory practical connect which will help to mold learners so that they are better suited for the world of work. Activity in education is significant क्योंकि it creates a theory practical connect. तो बच्चे क्या क्या उन पर असर होता है कि जो वो थ्योरी सीख रहे हैं क्लास में और जब उसे वो प्रैक्टिकली करते हैं, एक्टिवली करते हैं, तो वो उन दो चीज़ों में कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट हेल्प्स टू मोल्ड द लर्नर्स। तो जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो उसमें बदलाव क्रिएट करता है। मोल्ड करना यानी किसी किसी चीज़ को तराशना, चेंज करना। सो दे आर बेटर सूटेड फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। वर्ल्ड ऑफ वर्क यानी जो दुनिया में जो असली काम काज होते हैं वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं और वो सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ हम ये चीज़ को हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में। Since cognitive, affective, and psychomotor domains are all involved in this endeavor, education is truly holistic. Cognitive यानी दिमाग से सोचने वाली जो चीज़ें हैं, दिमाग का कॉम्बिनेशन। अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। अफेक्टिव यानी हमारे दिमाग पर जो इसका इमोशनल असर होता है, हम इससे क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, हम पर इससे सोशली क्या असर होता है। एंड साइकोमोटर यानी हम फिजिकली इस चीज़ को हमारे दिमाग के साथ और हमारी जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, हमारे हाथ पाँव के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए इस दुनिया में, एक्टिविटी किसी भी चीज़ को करने के लिए इन तीन चीज़ों का एक साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग, हमारा जो सोशल स्टेटस है या सोशल जो हमारी इमोशनल दिमाग की सिचुएशन है वो भी एक जगह बैलेंस्ड सिचुएशन में होनी चाहिए और ऑफ कोर्स हमारी जो फिजिकल एबिलिटी है वो भी सही होनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों का जो है
कॉम्बिनेशन होता है, और हम एजुकेशन को होलिस्टिक यानी एक कंप्लीट चीज हम इसमें हासिल कर सकते हैं कि इस तरीके से जब हम इन तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविटी इन एजुकेशन में, तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ, एजुकेशन अब ये एक मुकम्मल चीज़ है। NCF 2005 offers a convincing explanation here when it states a craft like carpentry involves the ability to conceptualize and design the object to be made. तो NCF 2005 की एक एक्सप्लेनेशन है, तो वो कैसे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि इन तीन चीज़ों की ज़रूरत किसी भी एक्टिविटी को करने में कैसे काम आती है। तो अगर एक कारपेंट्री का एक जॉब दिया गया, तो उसमें इन तीन चीज़ों की कैसे ज़रूरत होती है? तो इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कंसेप्चुलाइज एंड डिज़ाइन द ऑब्जेक्ट टू बी मेड। तो पहले तो अगर समझो कि किसी को हमने ये टास्क दिया कि आपको एक कुर्सी बनानी है। अगर हम इमेजिन करते हैं कि हमने 3 ग्रुप्स बनाए बच्चों के, और उन्हें हम कहेंगे कि आप कुर्सी बनाइए, तो क्या आपको लगता है कि तीनों जो ग्रुप्स हैं वो एक जैसी कुर्सी बनाएंगे? नहीं, तीनों ग्रुप्स में कुछ ना कुछ अलग-अलग आइडियाज़ आ रहे होंगे। अगर आप उन्हें कहेंगे कि चलिए डिज़ाइन बनाकर दिखाइए, तो यकीनन हम अलग-अलग डिज़ाइन्स बच्चों से पाएँगे। तो क्या हो रहा है कि वो हम उन्हें फ़ोर्स कर रहे हैं उनके दिमाग को कि उन्हें सोचना है, डिज़ाइन बनानी है। तो इससे पहले कि वो हथौड़ों के साथ और कीलों के साथ काम पर लग जाएँ, उनको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है? उन्हें उनके दिमाग का इस्तेमाल करना है। An understanding of its value in society, socio-cultural, aesthetic and economic significance. तो अब जो ये चीज़ वो बना रहे हैं, तो उससे क्या सिर्फ उनको फ़ायदा हो रहा है? क्या वो सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं? नहीं, इस चीज़ से सोशियो कल्चरल यानी जो हमारे आस-पास का जो माहौल है, उस पर भी असर होता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यानी अगर हम कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, तो उसके इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है कि हम कोई चीज़ बनाकर बेच रहे हैं, उस पर भी हमारा इन्फ्लुएंस हो रहा है। हम कुछ असर क्रिएट कर रहे हैं उस दुनिया में भी। Knowledge of materials available and the most suitable in terms of quality and cost for the product to be made. तो बच्चे सिर्फ, और ये भी उन्हें जानना होगा कि किस तरीके का मटेरियल हमें इस्तेमाल करना है, हमारे या हमारे पास जितना बजट है उसमें क्या आ सकता है, कितनी अच्छी क्वालिटी आ सकती है, ये जो मटेरियल्स हैं उसमें हम क्या बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो सोचने पर मजबूर होते हैं। नॉलेज ऑफ वेयर टू सोर्स मटेरियल्स की चीज़ें कहाँ से लानी है, एबिलिटी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द फैशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, तो उसे किस तरीके से क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, यूजिंग वंस ओन स्किल्स एंड सोर्सिंग रेलिवेंट फ्रॉम अदर्स। तो अब ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों में, सारे स्टूडेंट्स में एक जैसी स्किल्स हो, कोई बच्चे में अलग स्किल्स हो सकती है, तो वो तीनों बच्चे अपनी-अपनी जो स्किल है, अपनी-अपनी सलाहियत को मिलाकर कैसे इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होती है कि जब हमें सोसाइटी में कुछ करना होता है, तो हम सारे काम अकेले नहीं कर सकते। अगर हमें कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी है, तो हमें ग्रुप में काम करना होता है, और जो जिस चीज़ में बेहतर है, वो उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है, और एज़ अ ग्रुप हम बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं। Maintaining the necessary tools, judging for quality, creativity and excellence in craftsmanship. तो ये सारी चीज़ों के अलावा कि कौन से टूल्स की हमें ज़रूरत है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से उनकी क्रिएटिविटी, उनका जो दिमाग है, वो क्या-क्या नई-नई चीज़ें सोच सकते हैं, और ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो हम देखते हैं कि दिमागी उनके जो नॉलेज है वो इसमें नज़र आ रहा है, आसपास का जो उनका कल्चर है, उनका इमोशनल स्टेट है, वो इसमें नज़र आ रहा है, और जो उनकी फिज़िकल एबिलिटीज़ है, जो उनकी जिस्म की क़ुव्वत है इस चीज़ को अचीव करने में, ये सारी चीज़ें इस एक्टिविटी में इम्पोर्टेंट हैं। Activity in education is psychological in nature and follows the principles of constructivism. साइकोलॉजिकल इन नेचर क्यों कहा जा रहा है? सी कि हर एक बच्चा स्मार्ट हो सकता है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो मेंटल स्टेट है वो उसे कोई चीज़ करने की इजाज़त दे रहा है। कभी-कभार ऐसे होता है कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं किसी फील्ड में, लेकिन वो बहुत शर्माते हैं, शाय होते हैं। तो उस चीज़ को हमें एनकरेज करना है कि उन्हें ये जो है, जो डर है उनके अंदर, उससे कैसे बाहर निकलें। वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकली भी इस पर इस चीज़ का भी बहुत असर होता है। और इट फॉलोज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़्म। कंस्ट्रक्टिविज़्म का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो धीरे-धीरे बिल्डअप होती है, बढ़ती जाती है किसी इंसान में। वो जब एक्टिविटीज़ करते जाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है और इस तरीके से वो खुद सीखते हैं और उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ता जाता है, कंस्ट्रक्ट होता जाता है। ये नहीं कि एक बारी में सब कुछ सीख जाएगा कोई, लेकिन बार-बार करने से, खुद कोशिश करते रहने से उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर जो स्किल्स है वो बढ़ती जाएँगी। Activity encompasses many subjects and hence an interdisciplinary flavor is introduced. तो जब हम एक्टिविटी करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ काम आते हैं। यानी हम सिर्फ किसी एक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम काफ़ी सारी फील्ड्स के बारे में एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि ये कारपेंटरी की क्लास है, तो क्या आप इसे सिर्फ एक क्राफ्ट क्लास कहेंगे? नहीं। जैसे हमने देखा कि इसमें बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे एक चेयर अगर बनानी है तो मेजरमेंट्स कितने परफेक्ट होने चाहिए, राइट? तो इसमें आप मैथ्स भी आ रहा है, आर्ट्स स्किल्स भी आ रहे हैं, नेगोशिएशन की कितने की चीज़ होनी चाहिए, इसमें कितना पैसा लगेगा, इसमें मैथ्स आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है। Activity leads to quality improvement in the process of education. The focus is not on memorization and reproduction of facts, but on understanding and assimilation of content. तो ओल्ड मेथड क्या है पढ़ाई का? मेमोराइजेशन करना एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स, कि बस याद करते जाइए और जो आपने याद किया है उससे बस अब उगलिए कि आपने अभी क्या सीखा है। ये तरीका होता था। लेकिन एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन से क्या होता है कि आपकी जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। कैसे इम्प्रूव होती है? क्योंकि हम सिर्फ याद करके उसे बोलते नहीं हैं या लिखते नहीं हैं, लेकिन हम उसे समझते हैं। वो चीज़ हमारे अंदर समा जाती है। असिमिलेट होना यानी समा जाना किसी चीज़ में। तो इस तरीके से जो एजुकेशन की क्वालिटी है, तालीम की क्वालिटी है, वो बढ़ जाती है। Activity helps to foster life skills such as decision making, critical thinking, and working with others, as these skills are needed to successfully perform an activity. तो किसी एक्टिविटी को जब हमें अंजाम देना होता है तो लाइफ स्किल्स भी इसमें काम आती है। ये जो लाइफ स्किल्स होती हैं ये हर वक्त ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल करना होता है। डिसीजन मेकिंग, फैसले लेना। कई लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फैसला करने की उनमें हिम्मत नहीं होती। इस चीज़ को हम पहले से ही बच्चों में एनकरेज करेंगे तो ये बेटर आइडिया होगा, क्योंकि अक्सर हमारी सोच ऐसी होती है कि वो बच्चे हैं, उन्हें डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो क्वालिटी होती है ये सही नहीं होती है। कई बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बावजूद भी अपने फैसले नहीं कर पाते हैं और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना, अपना दिमाग लगाकर सोचना कि ये चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। जब बच्चे इस तरीके के पैटर्न से सोचने लगते हैं तो वो काफ़ी नई चीज़ें अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में। एंड वर्किंग विद अदर्स, कि दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना, ये सारी जो स्किल्स हैं ये आपको एक सक्सेसफुल एक्टिविटी करने में मदद करती हैं और ये बच्चों में ये चीज़ डेवलप होती है। Learners get an experience of real life in the class as it involves and engages learners in the world of practical activity. तो जब वो कोई एक्टिविटी करते हैं क्लास में तो उन्हें रियल ज़िंदगी का एक एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक टेस्ट मिलता है, एक जायका मिलता है कि अच्छा, रियल ज़िंदगी में जो बाहर की दुनिया है इसमें ये चीज़ें ऐसी होती हैं। उन्हें इसका अंदाज़ा होता है कि आगे चल के वो ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं।
Activity implies application of learning. This in turn leads to capacity building. Activity implies application of learning. यानी जो हम सीख रहे हैं उसे अप्लाई कर रहे हैं, उसे अमल में ला रहे हैं. This in turn leads to capacity building. Capacity building यानी कि जो उन्होंने सीखा है उसे वो बिल्ड करते जा रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है. उनकी जो कैपेसिटी है सोचने की, समझने की, कोई चीज को करने की, ये सारी जो उनकी जो स्किल्स है वो बढ़ती जा रही हैं. Cooperation among students is promoted as many activities are based on group interaction. क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन में क्या होता है कि ग्रुप में भी बच्चे काम करते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों को आदत हो जाती है कि किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल कर काम किया जाए. तो कोऑपरेशन यानी मिलजुल कर काम करना, ये क्वालिटी बच्चों में आ जाती है. Immediate feedback is received in activity-based learning and this is a motivator to learn. Activity-based learning में क्या होता है कि जब बच्चा कुछ करता है, जब वो एक्टिविटी करते हैं तो उसका अंजाम, उसका रिजल्ट उन्हें तभी मिल जाता है. लेकिन अगर हम सिर्फ किसी चीज को सुनेंगे क्लास में तो हमें पता नहीं है कि वो एक्चुअली कैसे होता होगा, उसका क्या रिजल्ट होता है. लेकिन एक्टिविटी बेस्ड से क्या होता है, क्योंकि हमें फीडबैक या जो रिजल्ट है वो एक्टिविटी करने के बाद फौरन मिल जाता है, तो उसमें जो स्टूडेंट है उसे लर्न करने में और इंटरेस्ट आ जाता है. Besides, mistakes do not accumulate as could be the case when the learner is passive. तो अब जब हम किसी टीचर को सुनते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत भी हो सकती है. तो जब हम कुछ काम करने जाते हैं, जो हमने उससे जो सुना है, हो सकता है कि हम वो चीज़ ठीक से ना करें, गलतियां करें. लेकिन अगर हम उसे एक्शन में लेकर आएंगे, हम उस एक्टिविटी को करेंगे, तो जो गलती है वो सुधर जाएगी. क्योंकि अगर हम गलत चीज़ करेंगे तो हमारी एक्टिविटी सही तरीके से नहीं होगी और जब तक आप उस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, आप एक्टिविटी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आप जो हो आप आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसे ठीक कर देंगे. Activity in education respects individual talents and diverse ways of learning. Different activities cater to different types of learners. Activity in education respects individual talents. जैसा कि हमने बार बार कहा है कि हर स्टूडेंट का टैलेंट अलग अलग किस्म का होता है. हर बच्चा हर एक चीज में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता या उसे इंटरेस्ट नहीं हो सकता. तो हमें हर स्टूडेंट के टैलेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए. और डाइवर्स वेज ऑफ लर्निंग, डाइवर्स यानी अलग अलग तरीके, जो सीखने के अलग अलग तरीके हमें पता चलते हैं एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन में. डिफरेंट एक्टिविटीज केटर टू डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स. और हर एक अलग जो एक्टिविटीज होती हैं वो अलग अलग लर्नर को अट्रैक्ट करती है. जरूरी नहीं है कि जो गार्डनिंग की एक्टिविटी है वो सब बच्चों को पसंद आए. किसी बच्चे को गार्डनिंग की एक्टिविटी अच्छी लगेगी, किसी बच्चे को कारपेंट्री की एक्टिविटी अच्छी लगेगी. लेकिन इससे क्या होता है कि अगर हम अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के सामने तो हर बच्चे को के इंटरेस्ट की चीज होगी. किसी ना किसी एक्टिविटी में उन बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होगा. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्या नाता है, उन्होंने इस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट किया था. Mahatma Gandhi's concept of education includes the harmonious development of all aspects of the human personality. महात्मा गांधी का एक कॉन्सेप्ट था, उनकी एक सोच थी कि एजुकेशन में, तालीम में हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, कि इंसान की जो पर्सनालिटी होती है, उसका जो नेचर होता है, उसकी जो फितरत होती है, उसके हर एक पहलू को
वो तालीम के अंदर लाना चाहते थे। हार्मोनियस डेवलपमेंट यानी वो सारी चीज़ें जो एक इंसान को बनाती है, हर एक चीज़ को एक साथ काम करते हुए तालीम में कैसे इंक्लूड किया जाए। He considered education as that which brings out the best in man and child, body, mind and spirit. तो उनके हिसाब से जो तालीम है, जो एजुकेशन है, वो एक आदमी, एक इंसान में या बच्चे में उसके अंदर जो उसका सबसे बेहतरीन चीज़ है वो उसे बाहर निकालती है, और जो हमारे जिस्म है, हमारा दिमाग है, जो हमारी रूह है, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसे बाहर निकालती है। Gandhiji visualized specific aims of education, for which he proposed craft as a vehicle to learn. गांधी जी ने एक गांधी जी ने तालीम के थ्रू एक एम को हासिल करने की कोशिश की है, यानी एक मंजिल की तरफ वो जाना चाहते थे तालीम को इस्तेमाल करके, और वो सोचते थे कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो क्राफ्ट का सहारा लेना चाहते थे। क्राफ्ट यानी दस्तकारी, जो आर्ट्स होते हैं या किसी भी तरीके का जो टैलेंट होता है क्रिएटिविटी का, उसके ज़रिए वो पढ़ाई या एजुकेशन करना चाहते थे, और इसकी भी एक वजह थी। According to Gandhi ji, education had to be self-supporting as it would help to eliminate poverty in the country. तो अब जिस दौरान गांधी जी थे, तो उस वक्त जो कंट्री थी, जो हमारा देश था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उनकी ये राय थी कि हमें तालीम किसी भी हालत में नहीं रोकनी चाहिए। तो अब हर बच्चे के पास स्कूल जाने की फैसिलिटी तो नहीं थी, तो वो ये सोचते थे कि स्कूल ऐसा हो कि माँ-बाप को एक्स्ट्रा पैसे खर्चा करके उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्कूल ऐसा हो, ऐसी चीज़ें स्कूल के अंदर हो कि उस चीज़ से उनकी कमाई हो और वो स्कूल चला सकें। तो इसलिए उनका मानना था कि अगर क्राफ्ट बेस्ड, अगर ऐसी चीज़ें बनाई जाए स्कूल में, तो बच्चे सीखेंगे भी और उन चीज़ों से स्कूल की कमाई भी होगी और स्कूल उससे चल सकता है। He believed that education must preserve the culture, emphasize the development of head, heart and hand, and help to build a good character. तो उनका ये मानना था कि तालीम जो है वो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करे, यानी ये नहीं कि हम कुछ पढ़ते हैं या सीखते हैं और हम हमारा जो कल्चर है उसे ही भूल जाए, कि अगर हमने वेस्टर्न चीज़ें हमारी किताबों में अगर हम पढ़ते हैं तो हम उससे मुतासिर हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन या तालीम से हमें इस तरीके का हम पर असर नहीं होना चाहिए। और एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन से क्या होता है कि जो दिमाग है आपका, हेड, हार्ट जो आपकी आपकी जो सोच है, आपके अंदर की जो आपकी जो चाह है, और हैंड यानी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये तीनों चीज़ों का एक मेल होना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों के मेल से क्या होता है कि अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ राज़ी खुशी काम करती हैं, तो क्या होता है कि हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी जो नेचर है, हमारी जो इंसानियत हम कह सकते हैं वो और बेहतर होती है। Education should help to cultivate higher values in life, such as moral, aesthetic, social, and spiritual values, and to practice self restraint, self realization, self insight, and self analysis. Education should help to cultivate higher values in life. तो तालीम से क्या होना चाहिए? सिर्फ हमें इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि आगे चल के हमें नौकरी करनी है, सिर्फ वो मकसद नहीं होना चाहिए तालीम का। तालीम से हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो बढ़नी चाहिए। जैसे कि मॉरल यानी जो सही और गलत में फ़र्क करने का जो हमारा नेचर होता है,
उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। एस्थेटिक का बेसिकली मतलब होता है ब्यूटी। किसी चीज को हम जिस नजर से हमारी देखते हैं कि हमें वो चीज देखने में कैसी लगती है। और यहाँ इस सेंस में, एजुकेशन के सेंस में एस्थेटिक का क्या मतलब है कि ये है कि कोई चीज होती है जिसे हम एक तरीके से देखना पसंद करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक कोई चीज भद्दी होती है और कोई चीज भद्दी नहीं होती है। तो एस्थेटिक हमें चीजों को भद्दा नहीं होने देना चाहिए। वो चीजें हमारी आंखों के लिए, हमारे दिमाग के लिए सुकून देने जैसी चीजें होनी चाहिए। सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो सोशल यानी कि लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है, उठना बैठना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, वो वाली वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज यानी जो हमारे अंदर की, जो हमारे रूह से जो हमारा ताल्लुक है, जो हम खुदा की इबादत करते हैं, जो हमारा रिलीजन होता है उसके साथ हमारा क्या कनेक्शन है, दैट इज स्पिरिचुअल वैल्यूज। एंड टू प्रैक्टिस सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी अपने आप पर काबू पाना, किसी भी चीज के लिए काबू पाना, हद से पार ना जाना। सेल्फ रियलाइजेशन कि अपने अंदर की क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, उसे रियलाइज करना, उसे समझना। सेल्फ इंसाइट, ये भी वही है कि सेल्फ, यू हैव टू थिंक कि मैं क्या हूं, अपने अंदर झांक कर देखना। इनसाइट यानी अपने अंदर झांक कर देखना। एंड सेल्फ एनालिसिस कि सबसे बेहतर इंसान कौन होता है जो ये बताएगा कि आप सही हैं या गलत है, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वो आप खुद हैं। आप खुद अपना एनालिसिस करिए कि आप क्या कर रहे हैं। With these aims in mind, I have proposed the craft-centered curriculum, where a craft-based activity would be the pivot of all learning. तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखकर, ये गांधी जी खुद कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखकर मैं ये प्रपोज कर रहा हूं कि क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, जहां पर क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज होंगी। और वो इन सारी चीजों का मतलब बेस होगा कि क्राफ्ट से ही हम सब कुछ सीखेंगे। स्पेशल फीचर्स ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड लर्निंग व, जो गांधी जी ने क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम प्रपोज किया था उसकी फीचर्स क्या थे, उनकी खूबियां क्या थी। क्राफ्ट वॉज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो उनका मानना ये था कि जो भी सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ें उनकी जो शुरुआत है, उसका जो बुनियादी पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, क्राफ्ट होना चाहिए। स्ट्रेस ऑन कोऑपरेटिव एक्टिविटी, एक्यूरेसी ऑफ प्लानिंग एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसी एक्टिविटीज हों जिसमें जो स्टूडेंट्स हों वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, कोऑपरेटिव, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। एक्यूरेसी ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के साथ काम करें। अगर कोई एक्टिविटी दी जा रही हो तो ये नहीं है कि बस, जैसे अगर 5 बैग्स बनाने का काम दिया गया बच्चों को, तो ये नहीं कि बच्चे बस अपने आप सारे के सारे शुरू हो जाए कुछ काम करने के लिए। उन्हें प्लानिंग करनी चाहिए। एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर एक बच्चे की एक अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनेगा, कोई प्लानिंग के साथ नहीं चलेगा। उन्हें ठीक अच्छी तरीके से प्लानिंग करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके काम करना है। Providing useful activities and experiences and stressing on correlation of subjects. तो एक्टिविटीज ऐसी दी जाए जो उनके काम आए और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हो। एंड स्ट्रेसिंग ऑन कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, और ऐसी एक्टिविटीज हो जिससे एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स उसमें बच्चे सीखते हैं। जैसे हमने पिछली बार भी एग्जाम्पल देखा था कारपेंट्री का, तो उसमें बच्चे ना सिर्फ एक हुनर सीख रहे हैं किसी चीज को बनाने का, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स भी आता है, जैसे नापना, मेजर करना चीजों को। उसमें आर्ट होता है कि उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, उसमें साइंस होता है, फिजिक्स वगैरह इन्वॉल्व होता है उसमें, और इकोनॉमिक्स होता है कि
चीज़ें कितनी रुपए में खरीदी जाएंगी वगैरह वगैरह। Craft centered education was to lead fullness of culture. It was expected to save people from exploitation. तो ऐसा क्राफ्ट हो जो स्टूडेंट के कल्चर से मुतासिर हो, जो ऐसी ऐसी चीज़ें ना हो जो उसके कल्चर के बाहर हो और वो उस चीज़ से रिलेट ना कर पाए। जैसे अगर कोई समंदर के किनारे रहता है तो ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ उनसे कराई जाए जो उनके इलाके से इंस्पायर्ड हो, जो उन्हें काम आए उन चीज़ों से, तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को करने में। और इट वॉज एक्सपेक्टेड टू सेव पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि लोगों का फ़ायदा उठाना, जो मासूम लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, उनका फ़ायदा उठाना। ऐसी चीज़ें जो थी उस वक्त बहुत चलती थी जब गांधी जी थे। जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी इंडियन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका फ़ायदा उठाते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था कि वो खादी बनाते थे, खादी का कपड़ा बनाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमें अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें, उनकी मशीन की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपनी चीज़ें बनाकर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। Craft selected should be that of the locality so that the education becomes life oriented. जैसे अभी मैंने बताया कि क्राफ्ट ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के लोकल एरिया से इंस्पायर्ड हो, कि वो चीज़ें जो वो बना रहा है वो उस चीज़ को समझे। अगर आप कहेंगे किसी बच्चे को कि वो ऐसी चीज़ें बनाए, जो साउथ इंडिया का बच्चा है, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए कहें जिसका इस्तेमाल कश्मीर में होता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर पहले असाइनमेंट ही उसे ऐसा दे दिया जाए तो वो सोचेगा ये क्या चीज़ मैं बना रहा हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ, मुझे इसका क्या काम है, क्योंकि वो उसे यूज़ होता हुआ भी नहीं देखेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ें उन्हें दी जाएँ जो उनके काम आए। तो अगर ऐसी चीज़ वो बनाएँगे तो उन्हें भी उसमें इंटरेस्ट आएगा कि यस, जो मैं बना रहा हूँ वो मेरे काम आएगा, और वो उसे सीखने में और इंटरेस्ट दिखाएगा। Craft centered education aimed at dignity of labor in the learner. तो क्राफ्ट करने से, एक्टिविटी करने से क्या होता है कि जो बच्चा है उसे काम करने की अहमियत का पता चलता है, वो उसे इज्जत की नज़र से देखता है। जैसे हम सोचते हैं कि काम करना जो मेहनत मजदूरी का काम होता है, वो देखकर हम सोचते हैं कि ये लो लेवल का काम है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे हमने बचपन में कहानियों में सुना होगा कि गांधी जी जो है वो खुद अपना टॉयलेट साफ करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि ये काम जो है ये अच्छा काम नहीं है और मुझे दूसरे से कराना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि हर काम की इज्जत होनी चाहिए। इन गांधी जी's ओन वर्ड्स, गांधी जी के ये अपने अल्फाज थे, क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन शुड ऑल बी इंटीग्रेटेड इनटू वन स्कीम। कि क्राफ्ट, कलाकारी, आर्ट, हेल्थ और जो एजुकेशन है, ये चारों चीज़ें एक स्कीम में होनी चाहिए, क्योंकि ये चारों चीज़ें जो है ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। नई तालीम, उन्होंने इस चीज़ का एक नाम दिया था, नई तालीम इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ऑल द फोर एंड कवर्स द होल एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू द मोमेंट ऑफ डेथ। तो अगर ये चार चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनाए, इन चारों चीज़ों को एक तालीम का ज़रिया समझे, एक स्कीम समझे कि ये चीज़ें मुझे फ़ॉलो करनी है, क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ और एजुकेशन। तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत से टाइम ऑफ कंसेप्शन, यानी जब जान पैदा होती है तब से लेके मौत तक, टिल द मोमेंट ऑफ डेथ, जो है ये इंसान का जो लाइफ है उससे कंप्लीट करती है। Instead of regarding craft and industry as different from education, I will regard the former as the medium for the latter. फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला और लैटर का मतलब होता है बाद में वाला। तो वो कह रहे हैं कि क्राफ्ट क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री को पढ़ाई लिखाई से अलग ना समझें। ये ना समझें कि ये जो काम करते हैं लोग चीज़ें बनाने का, और जो इंडस्ट्री होती है
जो कामगार वाली चीज़ होती है, ये तालीम से अलग है, इसे ऐसे नहीं समझना चाहिए। इनफैक्ट ये चीज़ों को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें हैं इसलिए आगे चल के एजुकेशन है, तभी इसका सेंस बनता है। While advocating the use of activity, Gandhiji emphasized that the activity should not be considered mere productive work but should be done as an intellectual activity. तो while advocating यानी वो उसकी वकालत करते थे उस चीज़ की कि वो उसे प्रमोट करते थे कि आपको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो इस चीज़ पर एम्फसाइज करते थे, इस बात पर जोर देते थे कि जो एक्टिविटी है उसे सिर्फ आप एक कोई चीज़ बनाने का जरिया ना समझें। डोंट कंसिडर इट एज अ प्रोडक्टिव वर्क कि बस कोई चीज़ बन रही है। ये सोचिए कि वो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है कि उसमें आपका दिमाग लग रहा है। Referring to the craft of spinning with a spindle, गांधी जी एक्सप्लेन स्पिनिंग विद द स्पिंडल यानी जो वो चरखा चलाते थे, उस चीज के बारे में वो बात करते हैं। When you tell a child the reason for each process, when you explain the mechanism of the takli or the wheel, when you give him the history of cotton and its connection with civilization itself, and take him to the village field where it is grown, and teach him to count the rounds he spins and the methods of finding the evenness and strength of his yarn, you hold his interest and simultaneously train his hands, his eyes, and his mind. तो वो बता रहे हैं कि एक चरखा चलाने में बच्चा कितनी सारी चीजें सीख रहा है। आप ये ना समझें कि चरखा चलाने से सिर्फ कपड़ा प्रोड्यूस होता है, यही उसका काम है, नहीं। जब हम एक बच्चे को ये सारी चीजें भी सिखाएंगे उसके साथ साथ क्या कि आप उसे मैकेनिज्म ऑफ द टकली और द व्हील कि वो चरखा चलता कैसे है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो चलाने के लिए, कि वो ऐसे क्यों घुमाना चाहिए, उससे क्या होता है। when you give them the history of cotton कि जो वो धागा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से आया, वो कौन सी जगह में उगता है, उन्हें उस खेत में लेकर जाओ जहाँ पर वो उगाया जाता है, वहाँ जाकर वो और कितनी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइंस भी इन्वॉल्व होता है आर्ट के साथ साथ। यहाँ पे बच्चा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए, जानने के लिए। And teach him to count the rounds he spins and the method of finding the evenness and strength of his yarn. तो ये नहीं कि बस बच्चा एक रोबोट की तरह चरखा चला रहा है, उसे सिखाओ कि उसे गिनती सिखाओ कि जब वो चरखा चला रहा है तो वो गिनती करे, तो वो अपने मैथमेटिकल स्किल्स को अपडेट कर रहा है। उसे ये सिखाओ कि जो मैं बुन रहा हूँ उसका इवननेस एंड स्ट्रेंथ यानी क्या वो सही तरीके से वो काम कर रहा है उसका चरखा, उसमें कहीं गलतियां तो नहीं है, कहीं कोई गांठ तो नहीं है, क्या उसका जो कपड़ा बन रहा है उसकी मजबूती सही है। तो ये कितनी सारी चीजें बच्चा सीखेगा। तो इससे क्या होगा अगर आप इस तरीके से उसे चरखा चलाना सिखाएंगे तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो दिलचस्पी है वो उसमें बनी रहेगी। और साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, तो एक साथ जब दो चीज़ें, दो से ज़्यादा चीज़ें कोई हासिल करते हैं तो हम कहते हैं कि साइमल्टेनियसली वो उसके हाथों को ट्रेन कर रहा है, वो उसकी आँखों को ट्रेन कर रहा है और उसके दिमाग को ट्रेन कर रहा है। इन 3 चीज़ों का वो काम ले रहा है उस वक़्त। Gandhiji's thoughts on the use of craft as a medium to educate were crystallized into the basic education scheme by the Zakir Hussain Committee. तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जाकिर हुसैन कमेटी, और उसमें गांधी जी के जो ये उनकी जो ये सोच थी कि क्राफ्ट को एजुकेशन का जरिया बनाया जाए वो इस्तेमाल किया गया था इस कमेटी में। The December 1937 report submitted by the committee contained the basic principles of the Vardha scheme of education. It aims teachers and their training, organization of schools, administration, inspection, and inclusion of craft-centered education regarding handicrafts like spinning, weaving, etc. तो इस स्कीम में जो ये वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन थी उसमें आर्ट या क्राफ्ट के जरिए टीचर्स
की ट्रेनिंग दी जानी थी, और स्कूल्स वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जो है वो उसमें ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स इस्तेमाल किए गए थे, स्पिनिंग, वीविंग, क्योंकि उस वक्त वो चल रहा था कि कि गांधी जी चाहते थे कि लोग ये आर्ट सीखें, कि लोग अपना कपड़ा खुद बनाएं। The next report that followed in April 1938 included agriculture, metalwork, woodcraft and other basic handicrafts. तो पहले जब ये कमेटी बनाई गई थी तो उन्होंने उसमें क्या डाला था, वीविंग एंड स्पिनिंग, यानी चरखा चलाना, कपड़े बनाना, वो टाइप की जो एक्टिविटीज थी। उसके बाद में उन्होंने और भी चीजें उसमें ऐड की, जैसे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, मेटल वर्क, यानी जो मेटल की चीजें होती है जैसे लोहा, स्टील वगैरह, उससे चीजें बनाना, वुड क्राफ्ट, लकड़ी की चीजें बनाना, एंड अदर बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स, और छोटे मोटी जो कलाकारी की चीजें हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया। An elaborate curriculum of all these subjects and ways and means to establish their correlation with other subjects was also suggested. और ये भी सजेस्ट किया गया था कि इन चीज़ों के लिए एक अच्छा खासा करिकुलम सेट होना चाहिए, और इन चीज़ों को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जोड़ा जाए, दूसरी चीज़ें कैसे सीखी जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। The relevance of Gandhiji's thoughts on activity-based education is evident from the fact that the Kothari Commission 1964 to 66 recommended work experience to be an integral part of curriculum. तो जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो आज की दुनिया में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली क्राफ्ट बेस्ड पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन उस चीज़ का असर हमें दिखता है कि हमारे जो स्कूल है उसमें हमें एक वर्क एक्सपीरियंस नाम का एक सब्जेक्ट होता है। जब हम स्कूल में थे तब हमें भी वर्क एक्सपीरियंस नाम का एक सब्जेक्ट था, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता था, खाना पकाना सिखाया जाता था, कढ़ाई बुनाई सिखाई जाती थी। तो इसका असर ज़रूर दिखता है कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट है जिसमें इस चीज़ की अहमियत बच्चों को सिखाई जाती है कि वर्क एक्सपीरियंस जो होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और ये करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी एक ज़रूरी हिस्सा है। It says we recommend that work experience should be introduced as an integral part of all India education, general और vocational. यही कि जो वर्क एक्सपीरियंस है वो जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। We define work experience as participation in productive work in school, in the home, in a workshop, on a farm, in a factory, or in any other productive situation. तो वर्क एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में हिस्सा लो जो स्कूल के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा हो, या घर में कुछ हो रहा हो, या किसी वर्कशॉप में आप ऐसी कोई चीज़ें बना रहे हो जो काम आए किसी के, किसी फार्म पर जहाँ पर आप जानवरों के साथ काम करें, या किसी फैक्ट्री में जहाँ पर आप चीज़ें कैसी बनती हैं वो बनाना सीखें, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें, और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो आपके वर्क एक्सपीरियंस का हिस्सा होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भी उस जमाने के एक बहुत बड़ी हस्ती माने जाते थे। एजुकेशन की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो देखते हैं कि उनका क्या सिस्टम था। Tagore envisioned an education that was deeply rooted in one's immediate surroundings, but connected to the cultures of the wider world. जो टैगोर थे उनकी सोच ऐसी थी, उनकी जो दूरअंदेशी थी कि एजुकेशन, तालीम कैसे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी डीपली रूटेड इन वंस इमीडिएट सराउंडिंग्स, की जो इंसान है उसके आसपास क्या है उससे वो क्या सीख सकता है, ऐसी उसकी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, बट कनेक्टेड टू द कल्चर्स ऑफ द वाइडर वर्ल्ड। लेकिन ये नहीं कि बस अपनी ही दुनिया में रहे, उसे बाहर की दुनिया से कनेक्शन करना भी आना चाहिए। इन हिज एसे अ पोएट स्कूल, उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था अ पोएट स्कूल। Tagore stresses upon an empathetic sense of interconnectedness with one's surrounding, कि connection with one's surrounding, empathetic sense,
एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या महसूस करना है, उसे उस चीज़ को समझना, उसे महसूस करना। तो ये यहाँ पर हमारे सराउंडिंग्स के साथ जो हमारा कनेक्शन है, सराउंडिंग में लोग भी हो सकते हैं, जो हमारा नेचर है, हमारी कुदरत है वो भी हो सकती है, जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उससे हम पर क्या असर पड़ता है, उस पर वो ध्यान देते हैं। Activity-based learning in Tagore's Shanti Niketan was characterized by different types of activities. तो हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर उनकी एक स्कूल थी जिसका नाम था शांति निकेतन, बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, आज भी चलती है बंगाल में। तो उसमें उनका जो खास चीज़ क्या थी, उसमें अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ की जाती थी। Students were exposed to handicraft and they learned scarf making, sewing, dyeing, wooden block printing and such crafts that had economic value. तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को अलग अलग किस्म की हैंडीक्राफ्ट यानी कलाकारी सिखाई जाती थी, जैसे स्कार्फ बनाना, कढ़ाई बुनाई, कपड़ों को रंगना, ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है, जो छपाई होती है कपड़ों के ऊपर, इस तरीके की एक्टिविटी सिखाई जाती थी, जिससे वो सिर्फ कुछ एक कला नहीं सीख रहे थे, लेकिन उससे इकोनॉमिक वैल्यू भी थी उसमें, यानी वो पैसे भी कमा सकते थे उस क्राफ्ट के जरिए। Tagore believed that the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. तो उनका मानना था कि सबसे ऊंची तालीम क्या होती है, वो नहीं जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देती है, सिर्फ हमें कुछ चीज़ बताती है, लेकिन हमें जिंदगी में हर एक चीज़ के साथ हार्मनी में रहना सिखाती है। हार्मनी यानी खुशी खुशी सबके साथ रहना, ये सिखाती है। Hence, learning included nature walks and interaction with the community. तो लर्निंग में ये भी चीज़ें होती थी कि जंगल में वो निकल जाते थे बच्चों को लेकर, ताकि बच्चों को ये भी एहसास हो कि ये जो है, ये कुदरत क्या होती है, जानवर क्या होते हैं। सिर्फ क्लास में बैठकर पढ़ना ही एजुकेशन नहीं होता था। एंड इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी, और आसपास के लोगों से मिलजुलना, उनकी बातें समझना, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, ये भी ज़रूरी होता है। Bearing in mind the cultural aims of education, Tagore advocated activities like music, art and sculpture. तो उनका ये मानना था कि जो हमारा कल्चर होता है उसे हमारे एजुकेशन में दिखना ज़रूरी है, तो इसलिए वो बच्चों को म्यूज़िक, आर्ट और स्कल्पचर क्या होता है, जो मूर्तियाँ बनाना, पुतले बनाना, ये सब में भी इन्वॉल्व करते थे। इससे क्या होता है कि जो हमारा कल्चर है वो हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसके बारे में चीज़ें सीखते हैं। In Shantiniketan, festivals like Paush Utsav welcome seasonal change. Vriksharopan, tree planting, and Hala Karshan plowing celebrate the ever youthful nature. तो ये अलग अलग किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं कि पौष उत्सव यानी जब भी कोई मौसम बदलता है तो ये एक सेलिब्रेशन होता है, जैसे आज भी होता है जब संक्रांति आती है, जैसे या साउथ में पोंगल, ओनम वगैरह, ये सब क्या होते हैं कि जब मौसम बदलता है तो नई नई बीज बोई जाती है, ये सारी नई चीज़ें होती हैं, नए दरख्त लगाए जाते हैं, सीड्स प्लांटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें नेचर के साथ कनेक्ट करती है। एक्टिविटीज़ दस आर लिंक्ड विद नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक साथ जोड़ के रखती हैं कि हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़े रहते। एक्टिविटीज़ वो क्लोजली कनेक्टेड विद नेचर, तो नेचर से, कुदरत से सारी एक्टिविटीज़ का बहुत कनेक्शन था। एंड हेंस ओपन एयर क्लासरूम्स एंड लर्निंग इन नेचुरल सेटिंग्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ शांति निकेतन। तो शांति निकेतन में बच्चों को बंद क्लासरूम्स में नहीं पढ़ाया जाता है, उन्हें बाहर ओपन में, बाहर खुले आंगन में पढ़ाया जाता है, ताकि वो हमेशा उनके अंदर ये एहसास हो कि कुदरत का एहसास हो, खुली सांस वो ले सकें। Manual activities included cooking and serving food and cleanliness related activities. और
नॉर्मल जो उनकी पढ़ाई होती थी उसके अलावा उन्हें एक्टिविटीज़ ये भी कराई जाती थी कि उन्हें पकाना सिखाया जाता था। वो एक दूसरे को खाना परोसते थे स्टूडेंट्स और साफ सफाई करते थे। मैनुअल लेबर वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो ये नहीं कि ये सारे काम करना वो छोटी बात समझते थे, उन्हें इनकरेज किया जाता था बच्चों को कि वो खुद अपना काम करें। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी abounds through various activities in शांति निकेतन। तो अब हमने देखा था कि शांति निकेतन में मैनुअल एक्टिविटी यानी हाथ से काम करने वाली एक्टिविटी पर काफी जोर दिया जाता था, लेकिन इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यानी दिमागी जो एक्टिविटीज हैं उन पर भी काफी तवज्जो दी जाती थी। In 1911, the Prabandha Path Sabha was established, where papers were presented on literature and the sciences were discussed by specialists. तो लिटरेचर साइंस वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट्स पर लोग आते थे, अपने जो पेपर उन्होंने बनाए हैं वो सबके सामने पेश किया करते थे, स्पेशलिस्ट लोग वहाँ आया करते थे। मीटिंग फॉर द स्टूडेंट्स साहित्य सभा वॉज अ रेगुलर प्रैक्टिस। तो एक जैसे स्पेशलिस्ट लोगों के लिए प्रबंधा पट सभा थी, उसी तरह बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए साहित्य सभा हुआ करती थी, जहाँ पर there was a regular practice where students read out their articles, stories, poems and sang songs. तो बच्चे वहाँ एक साथ मिलते थे और अपनी जो पोएम्स हैं, कहानियां हैं वगैरह वगैरह वो सबके सामने वो पढ़ते थे। विश्व भारती द यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन began functioning in 1922. एक यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर बनाई गई थी। It was a center where scholars, artists and musicians got involved in collective creative activities. तो हर किस्म के जो लोग थे वो एक साथ जमा होकर वहाँ पर एक्टिविटीज किया करते थे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड फिलोसफी वर एस्टैब्लिश्ड। आर्ट्स की ये अलग अलग फील्ड्स हैं। आज अगर हम देखेंगे तो आर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, एक ही डिपार्टमेंट होता है उसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, आर्ट्स के, म्यूजिक के, लिटरेचर, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। देयर वाज नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस और करिकुलम, कोई एक पैटर्न के तौर पर नहीं चलते थे। नॉर देयर वाज एनी डिग्री अवॉर्डेड, एक वहाँ पर कोई डिग्री भी नहीं दी जाती थी कि बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, क्योंकि वो मानते थे कि हर एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें सीखने का हक है। एवरी टीचर लर्न समथिंग अदर दैन हिज और हर ओन सब्जेक्ट। तो टीचर्स भी जो थे, ऐसा नहीं है कि साइंस का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, जो टीचर को अच्छा लगता हो, जो उस चीज़ में वो माहिर है, वो उसे सिखाने की फ्रीडम थी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन टैगोर सिस्टम is truly free from the shackles of traditional learning, traditional teaching. तो ट्रेडिशनल टीचिंग क्या होती है कि एक सिलेबस होता है, टीचर जो है वो क्लास में जाता है, उसे पढ़ाता है, बच्चों को इंटरेस्ट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टैगोर का सिस्टम था वो एक ट्रूली फ्री फॉर्म था, मतलब कोई वहाँ पर बंदिशें नहीं थी। जो मैथ्स का बच्चा है वो आर्ट्स भी कर सकता था, सब कुछ वहाँ पर पॉसिबल था। The clear stream of reason does not lose its way in the dreary desert sands of dead habits. इसका क्या मतलब होता है कि dreary desert sands of dead habits कि एक रेगिस्तान है जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ जहाँ पर एक बस एक जैसा आपको सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है। तो हमारी जिंदगी हमें एक वीरान डेजर्ट की तरह नहीं बनानी है, वहाँ पर हमें एक क्लियर माइंड रखना है, स्ट्रीम ऑफ रीजन, यानी हम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आइडियाज हमारी वो बहती रहनी चाहिए, बस एक रेगिस्तान की तरह नहीं नजर आना चाहिए, एक बहती नदी की तरह हमारे आइडियाज फ्लो होने चाहिए। ये टैगोर की टीचिंग का सिस्टम था। एक्टिविटी एनकरेजेस द लर्नर टू स्ट्रेच टूवर्ड्स द आर्म्स ऑफ परफेक्शन। तो जब इंसान को किसी चीज में इंटरेस्ट आता है तब वो खुद चाहता है कि वो उस चीज में परफेक्शन लाए। द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज होलिस्टिक एंड इज नॉट ब्रोकन इनटू नैरो फ्रेगमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जैसे आज की दुनिया में कैसे है कि हर एक सब्जेक्ट को ब्रेक किया गया है, मैथमेटिक्स अलग, आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग,
तो उनकी दुनिया में ऐसे अलग चीज़ों को नहीं किया जाता था। वो इन सारी चीज़ों को होलिस्टिक मानते थे, यानी वो मानते हैं कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है और तभी हमारी जो नॉलेज है, जो हमें हमें जो इस दुनिया में जो जानकारी है वो तभी पूरी हो सकती है। हम ऐसे बाँट नहीं सकते हमारी नॉलेज को। The philosophy propagated by Tagore over 100 years ago is relevant even today. आज भी जो उनकी जो फिलॉसफी थी वो आज भी सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम देखें तो अब जो नया जनरेशन है उसमें काफ़ी तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। जो आजकल के नए ज़माने के बच्चे हैं उनकी हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, उन्हें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं स्कूल में। तो इसमें कुछ ना कुछ हमें आजकल चेंजेस डेफ़िनेटली नज़र आ रहे हैं।